गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो नए वीडियो होते हैं उनकी अपडेट मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को अनवरत जारी रख सके। हम बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की बुक है संसदात्मक राजनीतिक जो सिद्धांत बुक है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें आज हम संसदात्मक शासन व्यवस्था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। संसदात्मक शासन व्यवस्था है वो क्या होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो संसदात्मक सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर क्या होती है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध के आधार पर शासन व्यवस्थाओं का संसदात्मक और अध्यक्षात्मक वर्गीकरण किया जाता है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था है, ये शासन की वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में परस्पर संबंध होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों आपस में क्या होती है, परस्पर संबंधित होती है। और कार्यपालिका जो होती है वो कार्यपालिका का अर्थात सरकार है, वो व्यवस्थापिका का मतलब संसद के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो संसदात्मक शासन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब सबसे पहले हम जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की परिभाषा है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की परिभाषा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। संसदात्मक व्यवस्था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संसदात्मक व्यवस्था के बारे में कहते हैं, हम जान ही गए कि संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहता है कि संसदात्मक व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन 2 नंबर वाला पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इसने संसदात्मक शासन की क्या परिभाषा दी है। तो संसदात्मक व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है। ये बात कौन कहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहता है। काफी बार परीक्षा में पूछा भी गया है, इसलिए ध्यान रखना है। और आगे अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेगा, कॉलेज लेक्चर या फर्स्ट ग्रेड, तो इसमें काफी बार कोटेशन पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। संसदात्मक व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। तो गार्नर ने कहा है, इसकी परिभाषा भी काफी बार पूछी गई है और वैसे अपने 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं। संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है, संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है, मंत्रिमंडल होती है। जिसमें वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन जैसे लोकसभा के प्रति अंतिम रूप में निर्वाचक मंडल के प्रति अपनी राजनीतिक नीतियों तथा कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी है। और राज्य का प्रधान वो क्या होता है, नाम मात्र का तथा अनुत्तरदायी होता है। डॉक्टर गार्नर ने कहा कि संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका होती है मंत्रिमंडल, अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन के प्रति अंतिम रूप में निर्वाचक मंडल के प्रति और अपनी राजनीतिक नीतियों तथा कार्यों के लिए कानूनी रूप से क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और राज्य का जो प्रधान होता है नाम मात्र का, वह क्या होता है, अनुत्तरदायी होता है। जिस प्रकार से भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था भारत में कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, क्या नाम मात्र का, और वास्तविक कौन होती है, मंत्रिमंडल होती है। गेटल ने कहा है कि जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अर्थात वास्तविक कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी होती है। तो 3 परिभाषा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गार्नर और गेटल की, इनका ध्यान कर लेना। संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका में से ही बनता है। संसदात्मक शासन में वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है, मंत्रिमंडल होती है। अपने भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है, भारत की ये क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। तो अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिमंडल है। वास्तविक कार्यपालिका है वो कौन होती है, मंत्रिमंडल है। नाम मात्र का कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो वास्तविक कार्यपालिका संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है, मंत्रिमंडल। ये किससे बनता है, ये व्यवस्थापिका में से ही। व्यवस्थापिका कौन होती है, संसद होती है। तो वास्तविक जो
वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल है और इस मंत्रिमंडल का निर्माण किस में से होता है? व्यवस्थापिका संसद, अनुच्छेद 79 में संसद होती है। संसद हमारे भारत की जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बनती है, तो इसमें 2 सदन होते हैं। तो ये मंत्रिमंडल है, इसका निर्माण किस में से होता है? संसद में से होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका में से बनता है और उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये मंत्रिमंडल है, इस व्यवस्थापिका कहने का मतलब है संसद के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है और उसी के प्रति उत्तरदायी होता है तथा उसके विश्वास तक ही अपने पद पर, और उसके विश्वास तक ही। अब संसद में जिस प्रकार से भारत में लोकसभा में वर्तमान में 543 सदस्य, पहले 2 और होते थे अंगल भारतीय, जिसको अब 104वां संविधान संशोधन किया गया है, उससे अंगल भारतीय इसको मनोनयन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। तो 543 में जिस दल का बहुमत होगा उसी की क्या बनेगी? उसी का मंत्रिमंडल बनेगा। कहने का मतलब उसी की सरकार बनेगी, उसी की कार्यपालिका बनेगी। और ये कार्यपालिका किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब तक लोकसभा में इसका बहुमत रहेगा तब तक क्या रहेगी? मंत्रिमंडल रहेगा या कार्यपालिका रहेगी। कहने का मतलब ये है। तो इस व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। इस संसदात्मक व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। और घनिष्ठ संबंध किस प्रकार होता है? क्योंकि इस जो ये कार्यपालिका या मंत्रिमंडल, इसका निर्माण किस में से होता है? व्यवस्थापिका में से होता है, संसद में से होता है। और संसद ही है क्या करती है? मंत्रिमंडल का निर्माण करती है। इसलिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कहने मतलब इस व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होगा। इसलिए दोनों क्या है? घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस व्यवस्था में, संसदात्मक व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका अपने कार्यों एवं नीतियों के प्रति, कार्यपालिका अपने कार्य और जो नीतियां होती है उनके प्रति क्या होती है? कार्यों और नीतियों के प्रति उत्तरदायी होती है। जिस प्रकार से वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो ये 3 कृषि बिल लाई है, और अगर इसका जनता विरोध करेगी तो इसका इनको क्या करना पड़ेगा? उत्तरदायी है। ये सरकार का काम ये होता है जनता की भलाई करना। तो कार्यपालिका अपने कार्यों एवं नीतियों के प्रति उत्तरदायी होती है तथा कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण बना रहता है। तथा कार्यपालिका पर, जो ये कार्यपालिका है, सरकार है, इस पर किसका नियंत्रण रहता है? व्यवस्थापिका का। संसद के जो दूसरे सदस्य है या दूसरे जो दल के लोग हैं जो विपक्ष में है, वो इस पर क्या रखते हैं? सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए जो दूसरे दल है जैसे कांग्रेस है, बाकी और जो दल है, वो इसका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, तो उसको नियंत्रण में रखते हैं। कार्यपालिका अपने कार्यों एवं नीतियों के प्रति उत्तरदायी होती है तथा कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण बना रहता है। राज्याध्यक्ष, राजा या राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। राज्याध्यक्ष जैसे ब्रिटेन में राजा होता है, पर भारत में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का होता है। शासन किसके नाम से चलता है? अनुच्छेद 53 में संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। नाम से सारे काम किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के, या अगर कोई राजा है तो राजा के या राष्ट्राध्यक्ष के नाम से होते हैं। परंतु वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? मंत्रिमंडल के पास होती है। राज्याध्यक्ष, राजा या राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, ये नाम मात्र का प्रधान होता है और वह शासन के किसी कार्य के लिए, वो शासन के किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। उत्तरदायी कौन होता है? ये मंत्रिमंडल होती है या सरकार होती है। जिस प्रकार से अभी कृषि कानून लाए हैं, ये कानून बने हैं तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही बने, पर राष्ट्रपति को कोई नहीं बोल रहा है। किसको बोल रहे हैं? मंत्रिमंडल को बोल रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को बोल रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह को बोल रहे हैं। क्योंकि मंत्रिमंडल का ही मतलब इसका उत्तरदायी कौन है? मंत्रिमंडल है। चुनाव कौन लड़ेगी? मंत्रिमंडल लड़ेगी, सरकार लड़ेगी, जनता के बीच में उनको जाना है। जबकि राष्ट्रपति को चुनाव नहीं लड़ना है। राष्ट्रपति के नाम से काम होते हैं, जबकि जिम्मेदार वो नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी कौन है? मंत्रिमंडल है। इस बात का ध्यान रखना है। कार्यपालिका अपने कार्यों एवं नीतियों के प्रति उत्तरदायी होती है तथा कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। राज्याध्यक्ष, राजा या राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। वह शासन के किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होती है। वास्तविक जो कार्यपालिका शक्तियां हैं किस में होती है? मंत्रिमंडल में निहित होती है। अनुच्छेद 17 में लिखा है भारतीय मंत्रिमंडल होगी और उस मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राष्ट्रपति क्या करेगा? कार्य करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? मंत्रिमंडल के पास होती है। संसदात्मक शासन को मंत्रिमंडलात्मक तथा उत्तरदायी शासन भी, संसदात्मक शासन को चाहे संसदात्मक शासन कह दो, चाहे मंत्रिमंडलात्मक शासन कह दो, या उत्तरदायी शासन कह दो, हम कह सकते हैं। तो ये हमने जो संसदात्मक शासन है इसके बारे में
संसदात्मक शासन है, इसमें राजा या राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रधान होता है। हमने अध्ययन कर लिया, इसमें राजा, भारत में राष्ट्रपति होता है, जबकि जो संसदात्मक शासन की जननी कौन है, ब्रिटेन है, और वहाँ पर कौन होता है, सम्राट या राजा होता है। तो संसदात्मक शासन में शासन का प्रधान है राजा या राष्ट्रपति है, वो सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है, मंत्रिपरिषद के पास होती है। ये मंत्रिपरिषद है, यही क्या करती है, समस्त कार्य है या सारे कार्य है उनका संचालन करती है। सारे कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। लोकप्रिय या निम्न सदन में जिस राजनीतिक दल को, लोकप्रिय हम यहाँ पर लोकसभा को कहते हैं, तो निम्न सदन में बता दिया आपको मैं, अनुच्छेद 79 में भारत की संसद है और संसद है, इनका निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बनता है, वो संसद होती है। और इसके सदन है वो दो है, लोकसभा और राज्यसभा। निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं क्योंकि इसके जो डायरेक्ट जो जनता के द्वारा इस सदस्यों को चुना जाता है। और राज्यसभा इसमें क्या होते हैं, ये इन राज्यसभा के अंदर है, राज्यसभा ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और ये लोकसभा ये जनता में प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। लोकसभा है, निम्न सदन में या लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो, राज्य के प्रधान द्वारा उस राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जिस लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है, कहने का मतलब 543, तो 543 का जिस दल के पास 272 लोकसभा सदस्य होंगे, उसी दल की क्या बनेगी, सरकार बनेगी। तो वर्तमान में हमारी 17वीं लोकसभा है, प्रधानमंत्री बीजेपी के दल में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के दल में सरकार बनी हुई है और इनके पास बहुमत है वो लगभग 350 के लगभग 303 तो अकेली बीजेपी की है। तो जिस दल के पास बहुमत होता है उसी को राष्ट्रपति को क्या करता है, प्रधानमंत्री या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। मंत्रिपरिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर काम करना होता है, इसलिए प्रधानमंत्री साधारणतः अपने ही राजनीतिक दल में से मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद ये सामूहिक रूप से कार्य करती है, इसलिए प्रधानमंत्री अपने दल से या अपने गठबंधन से, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अलग है और इसके जो सहयोगी घटक है उनको एनडीए कहते हैं। क्या कहते हैं, एनडीए कहते हैं। तो इनके जो सहयोगी दल है, मतलब या तो अपने दल के या अपने सहयोगी दलों में से क्या बनाते हैं, मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं, मंत्री बनाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, सहयोगी रूप से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री है वो साधारणतया अपने राजनीतिक दल में से मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। साधारणतया मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना आवश्यक होता है। मंत्री उसी को बनाएगा जो क्या होगा, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का मतलब क्या है, संसद का सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो। हालांकि बना सकता है, किसी एक से व्यक्ति को भी बना सकता है जो क्या नहीं है, व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं है, उसको मंत्री बना तो सकते हैं, परंतु जिस दिन को वह शपथ लेता है उसके 6 माह के भीतर उसको संसद के किसी भी सदन का क्या बनना पड़ेगा, सदस्य है वो सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से हमारी विदेश मंत्री एस जयशंकर और एक जो रामविलास पासवान है जो खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, जिनकी मृत्यु हो गई है, 2 ऐसे व्यक्ति थे 17वीं लोकसभा में जिनको मंत्री बनाते समय ये सदन के या व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं थे, परंतु बाद में दोनों ही क्या बन गए, राज्यसभा के सदस्य बन गए। बना सकते हैं, परंतु उसको जिस दिन वो मंत्रिपरिषद की शपथ लेता है मंत्री की, उसके 6 माह के भीतर उसको क्या बनना पड़ेगा, सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। किंतु प्रधानमंत्री किसी ऐसे सदस्य को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है जो व्यवस्थापिका का सदस्य न हो। इस मंत्री को संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के भीतर व्यवस्थापिका का सदस्य बनना आवश्यक होता है और मंत्रिपरिषद सदस्य व्यवस्थापिका में उपस्थित होकर कानून निर्माण के कार्य में भाग लेते हैं और संसद जो प्रश्न पूछती है उनको संसद को प्रश्न पूछने, आलोचना करने के आधार पर मंत्रिपरिषद क्या कर सकती है, नियंत्रण रखती है। संसद का काम है ये कि मंत्रिपरिषद उस पर क्या रखे, नियंत्रण रखे। संसद या व्यवस्थापिका है, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है, आलोचना करती है। विशेष परिस्थितियों में व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव को पास करके भी मंत्रिपरिषद को पदच्युत कर सकती है और मंत्रिपरिषद को भी यह अधिकार है कि वह राज्य के प्रधान को व्यवस्थापिका के विघटन की क्या करे, सिफारिश करे। संसदात्मक शासन पद्धति वाले देश प्रमुख देश है इंग्लैंड। संसदात्मक पद्धति वाले प्रमुख देश है इंग्लैंड और भारत। पूछ ले कि संसदात्मक शासन पद्धति वाले देश प्रमुख देश कौन कौन से है, तो इंग्लैंड और भारत है। और इंग्लैंड की शासन व्यवस्था है वो संसदात्मक शासन व्यवस्था का मॉडल या आदर्श उदाहरण है। इंग्लैंड को
संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है उसका क्या कह सकते हैं, आदर्श कह सकते हैं, या मॉडल कह सकते हैं, या संसदात्मक शासन व्यवस्था की जननी किस देश को कह सकते हैं, इंग्लैंड को कह सकते हैं। तो आज हमने जो ये संसदात्मक शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट शासन, इसके बारे में हमारा ये क्लास था। आगे की क्लास में हम इससे आगे की जानकारी है हासिल करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और हमारी जो बुक है ये राजनीतिक सिद्धांत, इसमें से इस लेसन का अध्ययन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।